वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और हमने अपनी नई क्लासेज जो हैं शुरू कर दी हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी आपका लेटेस्ट पूछा गया था वो देखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, उस पेपर को देख सकते हैं जो अभी रिसेंट में हुआ था। उससे आपको एक आइडिया जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम सारे टॉपिक जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे जो 20-22 टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। उनके जितने भी क्वेश्चंस अब तक बने हैं वो सारे अच्छे से हम कवर करेंगे और उसी में मैं जो थ्योरी है वो भी आपको अच्छे से समझाते हुए चलूँगी। बाकी जब लास्ट आएगा तो कुछ स्पेशल थ्योरी के सेशन वो भी आपके लिए रिवीजन के तौर पर आ जाएंगे। पर ये क्लास सबसे बेस्ट रहती है जिसमें हम टॉपिक वाइज जो सारे क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब जब आप क्लास देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बेस्ट होगी, जिससे क्या होगा, आपको सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको साइंस पेपर 2 के एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स हैं जो बायलिंगुअल हैं, मैंने खुद बनाए हैं एनसीईआरटी से, तो वो आपको मिल जाएंगे। जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 7906761759। उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज ये चीज़ें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको एग्जाम में होगी। नोट्स के साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज सीरीज, सारी पीडीएफ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। पैडागोजी के की पॉइंट, सब चीज़ें आपको, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के जो ऑनलाइन शिफ्टों में हुए थे वो भी सब आपको विद आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे पहला टॉपिक वो है हमारा फूड। अब देखिए, फूड चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, अभी जो 2 ऑफलाइन पेपर हुए हैं फूड चैप्टर से उनमें क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हमें सारे टॉपिक कवर करने, क्योंकि जब हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में पूरा बहुत बड़ा हिस्सा, जब आप एनसीईआरटी का सिलेबस, ये जो सीटेट का है आप देखेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में दिखाया था, तो पूरा एक सेक्शन जो है वो फूड का बटा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है अगर 2 बार से क्वेश्चन नहीं बना है तो इस बार क्वेश्चन नहीं बने, तो पूरे चांसेस हैं 100% कि इस बार आपको एक क्वेश्चन फूड चैप्टर से देखने को मिलेगा। और ये क्लास अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमारा 2012 में बना। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं फूड्स में। बेसिकली विटामिन से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक जो है फूड चैप्टर से बने हैं। वो मिनरल हमें बताने हैं रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर। मांसपेशियों के सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, वो हमें बताना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। देखिए, जो आंसर होगा वो होगा आपका सोडियम और पोटाशियम। बहुत से बच्चे आयरन और कैल्शियम पर भी जाएंगे, देखिए, लेकिन जो रियल इसका आंसर है वो सोडियम और पोटाशियम ही है, क्योंकि ये मेजर अमाउंट में चाहिए होते हैं। किस अमाउंट में चाहिए होते हैं? मेजर अमाउंट में चाहिए होते हैं। जबकि कैल्शियम भी मेजर अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ये जो आयरन होता है ये हमारी मसल्स को माइनर अमाउंट में चाहिए। आयरन, आयोडीन, इवन आयोडीन भी ये माइनर अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। लेकिन हमारी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए होता है वो सोडियम और पोटाशियम होता है। उसके अलावा जो अदर मिनरल्स हैं वो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब भी हमारी मसल्स को जो है वो चाहिए होते हैं मेजर अमाउंट में। लेकिन आयरन हो गया आपका, आयोडीन हो गया, ये सब माइनर अमाउंट में जो है चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असर्शन और रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रही ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको असर्शन, अभिकथन और कारण के फॉर्म में मिल जाएगा ये क्वेश्चन देखने को, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या टेस्ट करते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का अगर हमें परीक्षण करना है तो उसके कुछ चरण हैं, तो उन चरण का सही क्रम यहाँ पर नहीं दिया है, उनका हमें सही क्रम जो है, करेक्ट सिक्वेंस जो है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर असर्शन और रीजन में किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आता है तो आप इजीली उसको कर लेंगे। स्टेप क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खाने में प्रोटीन है या नहीं है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो जो खाना है उसका एक पाउडर जो है वो पेस्ट बना के आप रखेंगे। परीक्षण किए जाने के लिए खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, तो ऐसा हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, इससे ये हमें पता चल गया अगला स्टेप ए ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ हमने जिसका चूरा बनाया है उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डालेंगे उस खाने को और उसमें 10 बूंदे जल की मिलाएंगे और उसके बाद जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, उसको हम अच्छे से हिलाएंगे। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने खाने का चूरा करा, उसके बाद उसको टेस्ट
टेस्ट ट्यूब में डाला और थोड़ी सी बूंदें उसमें क्या करी, पानी की डाल दी। तीसरा स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम उसमें 2 ड्रॉप, इसमें 2 बूंद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट जो है वो हम मिलाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्या कॉपर। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है, डैश एंड डैश आर यूज्ड इन द टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बताइए कौन है डैश और डैश। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इन दोनों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है प्रोटीन के टेस्ट में। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया ना, भले ही चाइनीज से था लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। इस बार उन्होंने डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, बताइए कौन से 2 जो हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, जिसको हम किस में टेस्ट करते हैं, प्रोटीन के टेस्ट में वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। पहले क्या डलता है, पहले हम डालते हैं 2 ड्रॉप आपका कॉपर सल्फेट और उसके बाद लास्ट में क्या डलता है, 10 बूंदें जलेंगी किसकी, कास्टिक सोडा की। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कास्टिक सोडा क्या होता है आपका। आगे जब हम एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे या उसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर बहुत आएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यही आपका कास्टिक सोडा होता है, बेस होता है NaOH। तो इसकी 10 बूंदें डलती हैं बाद में, उससे पहले 2 बूंदें किसकी डलती हैं, कॉपर सल्फेट की बूंदें डलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। इसमें हम पता लगाते हैं कि किस भोजन में हमारे स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग जो है वहाँ पर देगा। अब जिस भोजन में स्टार्च होगा वहाँ पर आपको नीला काला रंग देखने को मिलेगा, आयोडीन अगर हम वहाँ पर डालेंगे। अब ये स्टार्च क्या होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं उनमें हमें स्टार्च देखने को मिलता है जिसे हम मंड बोलते हैं। ठीक है, यही मंड क्या होता है, ये जो स्टार्च होता है जब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, चाहे चावल हो गेहूँ हो, और जब ये हमारे सलाइवा से मिलता है तो सलाइवा इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो ग्लूकोज या माल्टोज में, बेसिकली शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है, अगले प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर अगर जिस फूड में स्टार्च होगा तो कहीं वहाँ पर क्या होगा, हमको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता तो इससे हमें ये पता चल जाएगा उस भोजन में स्टार्च नहीं है। तो स्टार्च पता करने के लिए हम ये एक टेस्ट जो है वो करते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा बताया है। अब देखिए बॉइल्ड और मैश पोटैटो दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट है, तो दोनों में ही स्टार्च जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें डालेंगे तो स्टार्च क्योंकि उनमें है तो यहाँ पर हमें ब्लू ब्लैक कलर जो है वो दोनों में, उबले और पिसे हुए आलू में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद उबले हुए चावल या चबाए हुए चावल, देखिए जो चूइड राइस होते हैं, ये जो चबे हुए चावल होते हैं इनमें अब स्टार्च नहीं रहा। कैसे स्टार्च नहीं रहा, क्योंकि जब आपने इनको चबाया तो आपकी जो सलाइवा था उसने क्या करा, इस स्टार्च को अगले स्टेप में माल्टोज में, ग्लूकोज में, मतलब शुगर में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब उसमें स्टार्च नहीं रहा, तो इसलिए चूड राइस जो है वो नीला काला रंग नहीं देगा। एंड बीच में लगा है तो दोनों होना चाहिए था, इस वजह से बी ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद स्लाइस ऑफ ब्रेड, देखिए रोटी है, कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल इसमें स्टार्च होगा, मंड होगा, तो जैसे ही आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। देखिए चीनी और कोकोनट ऑयल से कोई मतलब नहीं है, इनमें कोई कार्बोहाइड्रेट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, इनमें स्टार्च नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए और सी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में हो गया, बेसिकली स्टार्च के टेस्ट के लिए ही हम कि किस भोजन में स्टार्च है नहीं है तो वहाँ पर एक आयोडीन का सॉल्यूशन लिया जाता है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर देता है तो इट मीन्स उस भोजन में क्या है, स्टार्च जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड वाला चैप्टर जब आप देखते हैं तो साफ साफ एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स दिए हैं, मैंने नोट्स में भी अच्छे से लिखे हैं कि किन प्लांट के रूट को हम एज अ फूड खाते हैं। तो देखिए जो गाजर, मूली, चुकंदर, ये जो शलजम होते हैं ये सारे किस में कंसिडर होते हैं, ये रूट में कंसिडर होते हैं एज अ फूड। किनके हम स्टेम किसको कंसिडर करा जाता है, कौन तने के रूप में आते हैं, तो वो अनियन, प्याज, आलू, अदरक, लहसन, हल्दी। याद रखेंगे प्याज, आलू, अदरक, लहसन, हंसी, ये सब कौन सा भाग हम इनका खाते हैं,
हम इनके स्टेम जो है वो खाते हैं। किनकी हम लीव खाते हैं, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, पालक, गोभी, सरसों के पौधे। किनके हम फूल खाते हैं, देखिए केले के पौधे का फूल, स्टेम और तना तीनों चीज़ें खाई जाती हैं, सिर्फ जड़ों को छोड़कर। अगर क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन मतलब कि बनाना का जो प्लांट है, केले का जो पौधा है, उसका कौन सा भाग नहीं खाया जाता, तो उसकी जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो नहीं खाई जाती, बाकी सब खाया जाता है। उसका स्टेम भी खाया जाता है, उसका फूल भी खाया जाता है और उसकी जो है लीव्स जो है, पत्तियां जो है वो भी खाई जाती हैं। पंपकिन प्लांट जो होता है वो भी ऐसे है, सनफ्लावर, ये इनके हम फ्लावर भी जो है वहाँ पर खाते हैं। तो ये इनके कौन कौन से पार्ट खाते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा और इनसे रिलेट करते हुए काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 2015 में क्वेश्चन बना था, मैच करना था सिंपल दोनों ऑप्शंस को। देखिए कौन सा रूट है तो अब आपको पता चल गया होगा, कैरेट, जो आपकी गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, ये सारे के सारे किसके कौन सा भाग में आते हैं, इनके रूट में आते हैं। तो पहले का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जो कि एकमात्र हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। तना हम किसका खाते हैं, अगर मैं स्टेम की बात करूं तो वो हम यहाँ पर सीधी सी बात है शुगर केन के साथ चले जाएंगे। तो जो गन्ना होता है उसका भी हम तना वाला भाग जो होता है वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको याद रखना होगा। अदरवाइज स्टेम में और भी आपको याद रखने होंगे, हल्दी वगैरह पूछ ले आपसे, और टर्मरिक, ये हल्दी पूछ ले आपसे, आलू पूछ ले कौन सा हिस्सा आता है, तो आलू भी किस में आता है, तने में ही वहाँ पर आता है। सीड की बात करें तो सीधी सी बात है वो ग्राउंड नट हो जाएगा। मूंगफली किस में आती है, वो बीज में आती है। और फल में तो आपका सेब जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए और बना था 2016 में कि हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ रहा है जिंजर का क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो जिंजर का है वो कौन सा भाग हम खाते हैं, तो वहाँ पर हम उसका तना जो है, स्टेम जो है वो वहाँ पर हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। किसका हम रूट लेते हैं, स्टेम में आ जाते हैं आपके क्या, प्याज, आलू, अदरक, लहसन, ये सब अच्छे से याद रखेंगे। प्याज अगर पूछ ले तो उसमें भी स्टेम, आलू पूछ ले, अदरक पूछ ले, लहसन पूछ ले, हल्दी पूछ ले, सारे के सारे स्टेम में जो है वो आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये बनने के चांसेस हैं, आपको कैसे भी पूछ सकता है। ऐसे एडिबल प्लांट्स के सब एडिबल प्लांट्स हैं, हम इनका कोई ना कोई भाग जो है वो खाते हैं। नीचे खाद्य पौधों की एक सूची दी गई है। विच पेयर ऑफ प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, किन पौधों के 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग है, मतलब उनके हम 2 या 2 से अधिक भाग जो है पूरे प्लांट के कहीं ना कहीं खाते हैं। हम उनका फ्रूट भी खाते हैं, या उनका हम स्टेम भी खाते हैं, या उनकी पत्तियां भी जो हैं वो हम खाते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। अभी मैंने आपको बताया था बनाना जो होता है, जो केला होता है, उसके हम क्या करते हैं, उसकी पत्तियां जो हैं वो भी खाई जाती हैं, वो भी यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। और उसका जो फूल है वो भी खाया जाता है, उसका फल तो हम खाते ही खाते हैं रूट को छोड़कर। तो उसके 2 या 2 से अधिक जो है वो हम खाद्य भाग जो है उसके यूज़ करे जाते हैं, खाए जाते हैं। तो बनाना इसमें जाए। सेम ऐसे ही पम्पकिन होता है, आपने देखा होगा कद्दू जो होता है, कद्दू तो खाया जाता है, पम्पकिन तो हम खाते ही खाते हैं, साथ में उसका जो फूल होता है, पम्पकिन का जो फ्लावर होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, वो भी वहाँ पर खाया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक में वो आ जाएगा। जबकि लेडी फिंगर भिंडी जो होता है उसको बस एज ए भिंडी जो होती है उस पूरे प्लांट में वही खाई जाती है, उसके अलावा ना उसकी पत्तियां वगैरह वो कुछ नहीं खाई जाती, वो जहरीली होती है। सेम ऐसे ही बैंगन के साथ होता है, बैंगन में भी सिर्फ बैंगन के प्लांट में बैंगन को ही खाया जाता है, बाकी कुछ नहीं खाया जाता। उसमें भी अदर पार्ट जो होते हैं वो उसके जहरीले होते हैं। तो ये दोनों यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो पहले ऑप्शन ए ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, इनके हम 2 या 2 से अधिक भाग जो हैं वो वहाँ पर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार नहीं, जो अभी लेटेस्ट 2023 में भी सीटेट हुआ था वहाँ पर भी क्वेश्चन ये बना है, बार बार इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोर रिच फूड सब्सटेंसेस दैट इज़ रफेज, जिसकी हम बात करते हैं, जैसे हम क्या खाते हैं, आपका सेब वगैरह खाते हैं, तो उनका जो छिलका होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका वृक्षांश होता है, वो रफेज की तरह जो है वहाँ पर कार्य करता है, और वो हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीट है, वेस्ट है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो सेलुलर रिच फूड होते हैं उसके सब्सटेंस को क्या बोला गया है, खाद्य पदार्थ को वृक्षांश बोला गया है, रफेज बोला गया है। मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। ये बैलेंस डाइट में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो माना जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज, तो इन सेलुलोज के बारे में क्या सही है ये हमें बताना है। देखिए ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होते, ये आपको याद अच्छे से रखना होगा। इनको जो जानवर होते हैं वो पचा जाते हैं, तभी आपने देखा होगा जानवरों को अगर छिलके वगैरह डाल देते हैं तो वो खा जाते हैं, क्योंकि वो पचा लेते हैं उसको। हमारी बॉडी जानवर की तरह नहीं होती, हमारी बॉडी सेलुलोज को पचा नहीं पाती, लेकिन वो सेलुलोज जो है वो फाइबर
फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के माध्यम से, और फिर वो हमारे एक्सक्रीट वेस्ट को बाहर निकालने में जो है वहाँ पर मदद करता है। तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर वो नहीं होते हैं। मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम जो हैं वो नहीं होते हैं, तो हम इसे पचा तो नहीं पाते, लेकिन ये फाइबर की फॉर्म में हमें काफ़ी मदद करता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट को निकालने के लिए। तो बाकी सारे ऑप्शन हमसे रिलेट नहीं करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ये द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर। देखिए ये बात भी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है। एक बैक्टीरिया होता है जो क्या कर देता है, उसको फाइबर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा मानव में जो होता है ये सेलुलोज जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो नहीं हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर बाकी फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट विच गेट एब्जॉर्ब इन द ह्यूमन ब्लड एंड गिव एनर्जी, नहीं है हमारे उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन कायदे में दोनों सही है, लेकिन जो बेस्ट आंसर यहाँ पर सीटेट वालों ने माना वो थर्ड माना। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो बेसिकली सिंपल सी बात है, वो डाइजेस्टिव जो सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको पचा ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो सेलुलोज हैं वो बैक्टीरिया की माध्यम से फाइबर में जो है वो कन्वर्ट वहाँ पर होते ज़रूर हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखिए 7 फरवरी 2023 के जो ऑनलाइन शिफ्ट वाले पेपर होते हैं वहाँ पर देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन बन गया। तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा लिया जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सारे क्वेश्चन आपके अगर अच्छे से हैं, देखिए सारे क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से देखे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूरे पक्का आप वहाँ से कर लेंगे। नोट से आप जो है नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस आप वहाँ से करेंगे, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस में से 13-14 क्वेश्चन आप इजीली जो है अगर सब क्लासेस सब चीज़ें अच्छे से करते हैं बड़े आसानी से करके ले जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको मेंटली अपने दिमाग से देख के करने होंगे, क्योंकि सीटेट में हमेशा 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होता है, और 2-3 क्वेश्चन भाई हायर लेवल आते हैं, वो आपको अगर हो गए तो ठीक है, नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेडागोजी पे आप अच्छी कमांड रखिए तो इजीली आप क्या होता है 24, 25, 26 की रेंज में आसानी से साइंस में स्कोर जो है वो कर ले जाते हैं। वाई इज सेलुलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बीइंग, मानव में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत है। स्रोत क्यों होता है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी वही आंसर दिया इन्होंने, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम, मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते, इसीलिए ये हमारे रुक्षांश का एक इंपॉर्टेंट स्रोत है, क्योंकि ये एज इट इज़ हमारी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। ऑफिशियल आंसर की में यही आंसर आपका दिया था। देखिए तो रिपीट क्वेश्चन था सेम उसी की तरह जो 2016 में आपका बना गया। उसके बाद देखिए 2022 में भी इससे क्वेश्चन बना। अब असर्शन और रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, तो यही तो मैं कह रही हूँ जो क्वेश्चन ऐसे हैं हो सकता है वो अभिकथन और कारण की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं और सही विकल्प हमको चयन करना है। अभिकथन क्या दिया है कि जो सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं रफेज के फॉर ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल जो सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत होते हैं, जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। तो ये रुक्षांश बहुत बड़ा रोल प्ले अच्छा स्रोत होते हैं मानव खाद्य पदार्थ में मानवों के लिए। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। ये सेलुलोज गेट एब्जॉर्ब, ये हमारी बॉडी में क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, नहीं हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। पहली बात तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाचन के दौरान जो सेलुलोज हो जाता है वो अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित होता है, नहीं ये अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित नहीं होता। ये जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है वो इस सेलुलोज को फाइबर में कन्वर्ट कर देता है, ये यहाँ पर सही है। तो असर्शन का जो रीज़न सही होगा वो R2 यहाँ पर सही होगा। तो हम यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। ये तो पूरी तरह से सत्य है कि ये बात सही कही है, और उसके पीछे का कारण क्या है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका रीज़न 2। R2 यहाँ पर जो है वो उसको सही एक्सप्लेन करेगा। बाकी देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये जो ह्यूमन होते हैं वो कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम जो होते हैं सेलुलोज जो छिलके वगैरह होते हैं बेसिकली प्लांट में सबसे ज़्यादा सेलुलोज जो है वो सेल वॉल की फॉर्म में उनमें देखने को मिलता है। तो ये जो सेलुलोज होते हैं ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम सेलुलोज को नहीं पचा पाते क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम नहीं होता। कौन सा एंजाइम नहीं होता, सेलुलेज जो एंजाइम होता है ये हमारे अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको पचा नहीं पाते। अब होता क्या है, सेलुलोज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इसके अंदर ये जो सेलुलोज है क्या मदद करता है, एक बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो होता है अपने आप, और वो बैक्टीरिया क्या करता है इस सेलुलोज को डाइजेस्टिव फाइबर में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा फिनोमिना ये है, और मुझे लगता है अच्छे से समझ में आपको ये आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और बना जो कि 2021 में भी बना।
2012 में भी ये क्वेश्चन बना था कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रफेज भी कहते हैं। अब देखिए पीछे रफेज यूज़ हो रहा था, बेसिकली डाइटरी फाइबर ही रफेज होते हैं, उन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही था। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था, यहाँ पर देखिए असर्शन और रीज़न की फॉर्म में एक क्वेश्चन था, फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे एप्पल, टमाटो, कीवी, ये जो होते हैं, कुकुम्बर होते हैं, पीच होते हैं, इनको हमें छील कर खाना चाहिए, पील्ड ऑफ बिफोर ईटिंग। सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आलू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, इनको छीलना नहीं चाहिए क्योंकि इनमें ही रफेज होता है और वो रफेज हमारे डाइजेशन में, फर्दर एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये असर्शन यहाँ पर पूरी तरह से गलत लिखा है, और जब गलत लिखा है तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जहाँ पर ए गलत होगा। अब देखिए ए गलत जो है वो एकमात्र 4th ऑप्शन में है, तो यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह की टेक्निक भी आपको एग्जाम में रखनी होगी कि आपको पढ़ना ना पड़े और अपने आंसर पर भी आप पहुंच जाए, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर आता तो है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से कुछ चीज़ें आपकी खराब हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर, बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है, रीज़न सही है, लेकिन असर्शन जो है, अभिकथन जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो छिलके होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के, इनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर जो है, जो रेशे की मात्रा होती है, वो अधिकतम पाई जाती है। तो इस तरह से ये फाइबर वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मैंने समझा भी दिया है आपको। अब देखिए 7th क्वेश्चन, आप विटामिन वाले क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क से जो है, क्योंकि एनसीईआरटी की जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो उनमें मिल्क वाला क्वेश्चन जो है मिल देखने को मिलता है। तो 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन बना, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व वहाँ पर होते हैं, ये हमको बताना है। तो सिंपल सा, प्रोटीन आपको पता है मिल्क में होता है, कैल्शियम जो है वो मिल्क में होता है, और कौन सा विटामिन मिल्क में पाया जाता है ये भी याद रखेंगे। तो विटामिन डी जो है वो मिल्क में देखने को मिलता है। एक ऐसा कौन सा विटामिन है जो मिल्क में नहीं होता, तो विटामिन सी जो होता है वो मिल्क में नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आयरन जो होता है वो भी मिल्क में नहीं पाया जाता है, तो जो आयरन और विटामिन सी हैं ये मिल्क में नहीं पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था। उसके अलावा देखिए एग वाला भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में मैंने देखे थे, एग के काफ़ी क्वेश्चन थे। एग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, द मिनरल डैश एंड डैश, इसमें कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो आपको याद रखना होगा। जो एग होता है प्रोटीन का, तो साथ में रिच सोर्स होता ही होता है। इसमें जो मिनरल्स होते हैं जैसे फॉस्फोरस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। और कौन सा विटामिन इसमें रिच होता है, देखिए एग में विटामिन डी का जिक्र हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी विटामिन ए भी होता है, लेकिन विटामिन डी जो होता है वो भी काफ़ी रिच अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फॉस्फोरस और विटामिन डी, अगर इस तरह से एग का क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर टिक कर देना, कौन सा मिनरल, फॉस्फोरस आप ध्यान रखेंगे, और कौन सा विटामिन डी। तो यहाँ पर ए भी होता है, लेकिन विटामिन डी आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को लेकर काफ़ी बार ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में जो है आपके अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट रहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम, यहाँ पर हमें बताना है कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग ऑफ गम होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, जिसे हम स्कर्वी भी बोलते हैं। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से खून जो है वहाँ पर वो निकलने लगता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी यहाँ पर आ जाएगा। द विटामिन इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डैश, यही विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। देखिए जो हम आयरन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाएगा नहीं जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। अब ये डेफिशिएंसी है, इसको दूर करने के लिए ये कौन से फूडों में, एंड फाउंड इन फूड जेड, तो ये जो विटामिन सी है कौन से फूडों में पाया जाता है, ये हमारे जो सिट्रस फूड होते हैं, जो नींबू वंश वाले फूल होते हैं, उन फल होते हैं सॉरी, उनमें ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद 2021 में जो ऑनलाइन शिफ्ट हुई वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन गया, एक्स इज असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल हुज डेफिशिएंसी कॉज वाई। देखिए ये रेड ब्लड सेल आरबीसी बनाने में आयरन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आयरन यहाँ पर हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है। और जेड इज़ नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स। देखिए तो जिन्होंने वो क्वेश्चन किया होगा
कि बाकी किसी क्वेश्चन ऑप्शन में विटामिन सी नहीं दे रखा। तो विटामिन सी ही ऐसा विटामिन है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो देखिए थोड़ा चेंज करके, लेकिन कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर का पॉइंट उठाकर आपसे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया। अब देखिए उसके अलावा 2023 की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बना, एक्स इज अ विटामिन विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे फट से उसने आंसर यहाँ पर किया होगा। एक ऐसा विटामिन विटामिन सी होगा जिसकी नीड पड़ती है किसके अवशोषण के लिए, हमें आयरन के अवशोषण के लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना उनको, बहुत ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के बने। विटामिन विच इज ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे उपचारक रोधी होते हैं, उपचारक रोधी होते हैं मतलब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो हमारे सेल्स को जल्दी से मरने नहीं देते। तो कौन से विटामिन हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, तो वो हमको याद रखना है, जो हमारे ACE, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ACE विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह करते हैं, हमारे एजिंग फैक्टर को रोकते हैं, क्योंकि सेल जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं, उनको ख़त्म होने में टाइम लगता है, फिर नए सेल बनते हैं। अगर सेल जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे फिर नए सेल बनेंगे तो वो एजिंग फैक्टर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये विटामिन हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, होते हैं A, C और E। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखेंगे, विटामिन E का जिक्र हुआ है, वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेगिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल कॉज ड्यू टू द, ये जो हमारी वीकनेस हो जाती है मसल्स में, थकान वगैरह हो जाती है, ये किस विटामिन की वजह से होती है, किस विटामिन की वजह से होती है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये विटामिन ई की वजह से जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन आर फैट सॉल्यूबल, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल और एक फैट में जो सॉल्यूबल होते हैं। तो विटामिन A, D, E के जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो आपके वाटर सॉल्यूबल होते हैं। देखिए जितने भी विटामिन हैं, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड जो है वहाँ पर कहते हैं। तो जिन बच्चों को ये पता है कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली जो है वहाँ पर लिख कर दिखाइएगा कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का नाम क्या है, तो वो आप सब लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कभी कभी पूछ लेता है विटामिन सी क्या होता है। देखिए वैसे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्योंकि NCR जो सीटेट होता है उसका फोकस ये पूछने पर नहीं है कि विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, वो उसकी गहनता में कि उससे चीज़ें क्या से क्या होती हैं। तो जो जैसे वो कहते हैं ना सीटेट फोकस किस पे करता है, आपके गहन चिंतन पर, तो उसी तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ADE के, ये जो ADE के विटामिन होते हैं ये आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, वो विटामिन बी और सी वहाँ पर होते हैं। कभी कभी पूछ लेगा एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन एसिड एस्कॉर्बिक एसिड की तरह होता है, तो वो हमारा विटामिन सी होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन है जो हमें हमारी बॉडी खुद से जनरेट करती है, तो वो विटामिन डी होता है ना, सूर्य की प्रेजेंस में वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, तो विटामिन डी हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। एग योक, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फैट की बात हुई थी तो इसलिए पॉइंट मुझे मिला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग का जो योक होता है वो किस में रिच होता है, तो याद रखेंगे जो येलोइश पार्ट होता है वो फैट में रिच होता है। किस में रिच होता है, वो फैट में रिच होता है, जबकि जो एग का एल्बुमिन होता है, जो वाइट पार्ट होता है, वो किस में रिच होता है, वो आपका प्रोटीन में जो है वहाँ पर रिच होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना 2021 में, एक और देखिए ये, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन विच आर स्टोर्ड इन लीवर एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन आवर डेली एवरीडे बेसिस। निम्न में से विटामिनों के उस सेट को पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर में देने उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो फैट को, लीवर फैट को स्टोर करके रखता है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लीवर में स्टोर रहते हैं, ADE के। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर चलाएंगे। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लीवर में स्टोर होते हैं, जिनकी हमें डेली बेसिस पर आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप 1-2 दिन तक अगर कुछ नहीं खाते तो फिर भी जो लीवर है फिर वो उन विटामिन को निकालता है, तो वो लीवर में स्टोर रहते हैं ADE के, जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उसके अलावा देखिए कौन सा विटामिन है जो इजीली गर्म होने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो आपका विटामिन सी होता है। मोस्ट इजीली डिस्ट्रॉय विटामिन वाइल कुकिंग, तो विटामिन सी जो है बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कुछ जो शेक वगैरह आते हैं उनको कहा जाता है लूक वार्म ही करना चाहिए दूध में, जैसे कुछ प्रोटीन एक्स वगैरह आते हैं तो उसमें विटामिन सी भी होता है। तो जो लोग ज़्यादा गर्म करके उसको दूध में डाल के पियेंगे तो उसमें से विटामिन सी चला जाएगा, तो उसको बोला जाता है बहुत हल्का माइल्ड गर्म करें ताकि उसमें से जो विटामिन सी है वो ना जाए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में विटामिन B12 का
जिक्र हुआ है तो हो सकता है विटामिन B12 से आपसे कुछ पूछ ले। तो विटामिन B12 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइनोकोबैल्मिन कहते हैं, और ये इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट कंटेन होता है। अगर पूछा जाए कोबाल्ट किस विटामिन में होता है तो विटामिन B12 से आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। विटामिन ए की कमी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी जाते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, स्किन की समस्या है, आइस की समस्या है, वो विटामिन ए से संबंधित होती हैं। विटामिन सी से अभी आपको बताया स्कर्वी जो होता है वो होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी भी हो जाता है। और विटामिन आपका B3 की कमी से क्या हो जाता है, आपका प्लेग्रा। विटामिन बी को ही बेसिकली अगर वो पूछ ले तो प्लेग्रा भी हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी जो हैं वो आपको याद रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बना है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम आवर फूड। किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर जो है वो कम हो जाती है, वो विटामिन डी की वजह से हो जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, जैसे विटामिन सी क्या कर रही थी, विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन कर रही थी, सेम ऐसी आप कैल्शियम तो खा रहे हैं लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको उसका पूरी ताकत नहीं मिलेगी। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए किस विटामिन का होना ज़रूरी है, विटामिन डी का होना ज़रूरी है। अगर ये कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम आ वुंड। देखिए जो घाव है अगर उसमें से खून नहीं रुक रहा है तो आपकी बॉडी में कौन सी विटामिन की कमी हो गई है, तो आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई है, क्योंकि विटामिन के जो है आपके ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं थक्का बनने में मदद करता है, जिससे ब्लड जो है वो पतला नहीं होता। अगर वो पतला हो जाएगा, अगर वो रुकेगा नहीं, इट मीन्स आपके अंदर क्या हो गया, विटामिन के की जो है डेफिशिएंसी वहाँ पर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपका 4 जनवरी 2022 में मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में बना, यहाँ पर कुछ विटामिन दी हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन वो करती हैं, उनसे हमें उनका मिलान करना था। विटामिन ए, देखिए ये हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में मदद करता है। जब भी स्किन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बन जाए कौन सी कमी है तो विटामिन ए के साथ आप वहाँ पर चले जाएंगे। आइज़ और स्किन से संबंधित वहाँ पर कौन से उनकी फंक्शनिंग में मदद करता है, वो विटामिन ए होता है। तो ए के साथ हम सेकंड में जाएंगे, जो कि हमें 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद विटामिन सी, देखिए आपने देखा होगा जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनकी बॉडी जो है वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाती, और उसमें हमें कहा जाता है सिट्रस फूड जो होते हैं, आंवला वगैरह ये सब कंज्यूम करने चाहिए। तो विटामिन सी जो होती है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हेल्प बॉडी टू फाइट मैनी डिजीज, तो हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करने में जो कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, वो विटामिन सी हेल्पफुल होता है। तो बी के साथ हम थर्ड जाएंगे, जो हमारे इस ऑप्शन में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को अगर हम देखें तो ये हमारी हेल्प बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो हमारा विटामिन डी आपको पता है रिकेट्स जो है इसकी कमी से हो जाता है, तो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है विटामिन डी। और विटामिन बी जो है वो यहाँ पर किसके जाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। अब देखिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, विटामिन बी को एक असर्शन ही बना देगा या एक क्वेश्चन ऐसे बना देगा, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल एंड मेंटेनिंग हेल्थ। अलग सा हो गया ना, अब अलग सा हो गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, विटामिन बी है, जो कि इन्होंने खुद से एक मैच द फॉलोइंग बनाया, तो यहीं से यही पॉइंट उठा के आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जो है वो हम यहाँ पर चले जाएंगे। सेम यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, हमारी त्वचा और आंखों के लिए विटामिन ए हो जाता है, और हमारा जो कई रोगों में लड़ने से विटामिन सी होता है, हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी, और शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है हमारा विटामिन बी, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, बताइए क्या हो जाता है। अभी बताया था विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी जो है वो देखने को मिलता है। विटामिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बने हैं विटामिन वाले चैप्टर से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से हमारे विटामिन वाले क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी एग्जाम में, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इंक्रीजिंग द कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो हम किसका सेवन बढ़ाना चाहिए, जो हमें कार्बोहाइड्रेट का स्तर है वो हमें बढ़ाना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मेज़ हो जाएगा, जो मक्का होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे।
सिंपल। देखिए इसके अलावा एक और है, ये क्वेश्चन भी आपका 24 दिसंबर 2021 में बना था। क्या? इन अ बैलेंस डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट। फैट और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, वो हमें फैट से मिलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। दोनों ही रिच सोर्स होते हैं किसके, एनर्जी के। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन ग्लूटेन। आजकल बहुत चलता है ग्लूटेन फ्री फूड, मतलब जिसमें ग्लूटेन ना हो। तो हमारे कौन सा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूटेन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सम जो कुछ लोग होते हैं उसकी एलर्जी उनको होती है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी होती है इससे। तो वो ग्लूटेन किस में होता है, आपने देखा होगा, वो रोटी में होता है, व्हीट में होता है, गेहूं होता है। इसलिए कहते हैं गेहूं की रोटी ना खा के दूसरी रोटियां खानी चाहिए जिनको इस तरह की एलर्जी होती है, क्योंकि वो ग्लूटेन चिपचिपाहट जो होती है वो आप देखते हैं तो वो होता है। तो व्हीट के साथ हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको पता होने चाहिए। राइस हो गया, मेज़ अभी हमने पीछे देखा, मिलेट्स हो गया, आपका शोरगम हो गया। अब देखिए शोरगम से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, कभी कभी हिंदी में भी यही लिख देगा। ये क्या है, बेसिकली ज्वार है। क्या है ये, ज्वार है। ज्वार को कहते हैं हम शोरगम। एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, इसलिए मैंने आपको बता दिया 9th क्लास में। तो हो सकता है ऐसे आपसे पूछ ले ऑप्शन में देखे, तो शोरगम आपको याद रहेगा, ज्वार जो होता है। ये भी गुड सोर्स क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स है। राइस हो गया, मिलेट हो गया, मेज़ हो गया, शोरगम हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स हैं जो कि आपको काफ़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, बट फिर भी फैट से रिलेटेड चीज़ थी तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। कुछ स्टेटमेंट और ऑप्शन दिए जिनसे आपको बताना है क्या सही है असर्शन और रीज़न में। देखिए अस्मिता जो है इज़ एडवाइज टू कट डाउन फैट इन हर फूड आफ्टर हर गैल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रही है, पित्त की थैली बहुत ज़्यादा निकलती है, उसका ऑपरेशन होता है। तो उसके बाद जो डॉक्टर है वो किस चीज़ की सलाह देता है कि किसको उनको कम कर देना चाहिए अपने भोजन में, चिकनाई और तेल को कम करने की सलाह देता है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जो रीज़न है वो क्या दिया है कि सीक्रेशन ऑफ एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस क्रिएट एसिडिटी। अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्त्राव के कारण अम्लता जो है वहाँ पर हो जाती है। देखिए ये इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, ये बात तो सही है। अगर हमारे गैस्ट्रिक जूस जो है वो एक्सेसिव हो जाएंगे, हमारे स्टमक में HCl बढ़ जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपने देखा होगा वो खाते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो उससे एसिडिटी तो बढ़ जाती है। ये रीज़न अपने आप में तो सही है, लेकिन ये असर्शन का रीज़न सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दोनों पॉइंट तो सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो उसकी सही व्याख्यान जो है वहाँ पर नहीं कर रहा है। बेसिकली रीज़न क्या होता है अब आप समझिए। देखिए जो गैल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो लीवर होता है, लीवर क्रिएट करता है क्या, बाइल। बाइल जूस जो होता है, पित्तरस जो होता है, बाइल जो है वो लीवर बना रहा है। लेकिन वो जो बाइल है, जो पित्तरस है, वो स्टोर जाकर कहाँ होता है, वो हमारे गैल ब्लैडर में जो पित्ताशय होता है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब ये बाइल कब काम करता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें जो फैट होता है, अब जब फैट का डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस टाइम हमारी छोटी आंत को फैट के डाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बाइल की। इस बाइल के जूस की ज़रूरत पड़ती है, और वो किसको कहता है, वो गैल ब्लैडर को कहता है। तो गैल ब्लैडर उस समय इस बाइल जूस को सीक्रेट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देता है, इस फैट को कम्प्लीटली डाइजेस्ट जो है वहाँ पर कर देता है। अब गैल ब्लैडर होगा नहीं, तो जिस टाइम फैट के डाइजेशन के लिए बाइल की ज़रूरत होगी उस टाइम पर बाइल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए फैट जो है कट डाउन करने के लिए कहा जाता है। पूरा अच्छे से आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको फिर से मैं बताऊँ, साइंस पेपर 2 के बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर 22-23 ऑनलाइन शिफ्ट के साथ में जो हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख रहे हैं ये पहले से ही आपको मिल जाएंगे विद आंसर। और जो आपके ऑफलाइन पेपर हुआ है 2023 में, 24 में, है ना, वो सारे तीनों ऑफलाइन पेपर भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। की पॉइंट्स वगैरह पेडागोजी के सब आपको मिल जाएंगे। एक शॉर्ट समरी भी आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 120 रुपये की पेमेंट करनी है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906761759। इस पर आप मैसेज करेंगे, सारे नोट सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बेसिकली आपको एक हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे न्यू हैं वो अगर पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो उनसे और उनको ईजी जो है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 4 जनवरी 2022 में बना। अ पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीज। जब भी मैंने स्किन का बताया तो वहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का जिक्र किया था, प्रोटीन से संबंधित भी होता है। दिस मे कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एक व्यक्ति है उसका विकास अच्छे से नहीं हो रहा, चेहरे पे सूजन है, स्किन की समस्या हो गई, बालों की समस्या है, त्वचा से समस्या है, तो वो सब विटामिन, ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? देखिए फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स की वजह से नहीं हो रहा, ऐसा प्रोटीन की कमी से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हम यहाँ पर चले जाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। कुछ इस तरह के लॉजिक बिठा के आप अपने आंसर तक भी पहुँच जाते हैं जब आप अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में बना। ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए ग्लैंड वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन में ग्लैंड का जिक्र हुआ है, वहाँ तो हम देखेंगे। थायराइड ग्रंथि के उपयुक्त कार्य के लिए ए की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए गले में हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो कि एकमात्र 4th ऑप्शन में ही दे रखा है। इससे ही हम अपने आंसर पर पहुँच जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गलघंड हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एंडेमिक डेफिशिएंसी डिजीज एज इट इज़ यूजली सफर्ड बाय द पीपल लिविंग इन डैश रीजन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अब देखिए क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लेगा कि थायराइड ग्लैंड की कमी से, ये सब तो दे देगा वो लिख के, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसकी डेफिशिएंसी, एंडेमिक डेफिशिएंसी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? जो हिली एरिया होते हैं, देखिए जो ज़मीन से जुड़े, जो जल की जगह होती है, वहाँ पर सी फूड आसानी से मिल जाता है, और सी फूड में आयरन जो है, वो जो आयोडीन होता है, सॉरी, वो बहुत ही हाई मात्रा में होता है, आयोडीन होता है। लेकिन जो हिल पर रहते हैं उनको सी फूड वगैरह नहीं मिल पाते, तो वहाँ पर आयोडीन युक्त जो है फूड उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनमें ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर क्या हो जाता है? मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। तो सारे पॉइंट गहनता से इसके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में मैच द फ्लोइंग की फॉर्म में ये क्वेश्चन बना था। कुछ विटामिन दिए हैं और उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, उनसे हमें बेसिकली मिलान करना था। विटामिन ए की कमी से आपको भी मैंने बहुत बार समझा दिया, जब भी आंखों से संबंधित समस्या हो और स्किन से संबंधित हो, उसमें हम विटामिन ए के साथ जाएंगे। लॉस ऑफ विजन जो है वो विटामिन ए के साथ मैच कर जाएगा, 4th ऑप्शन। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी, देखिए तो यहाँ पर हम 5th बी जो है वो 5th के साथ जाएगा, जो कि हमें एकमात्र ऑप्शन 2nd ऑप्शन में देखने को मिलता है, और 2nd ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी, कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जब हम चावलों को बहुत ज़्यादा धोते हैं तो ज़्यादा धोने में से उनमें कौन सा विटामिन वहाँ से निकल जाता है? तो उसमें से विटामिन B1 या जिसे हम विटामिन बी कहेंगे, अगर B1 ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये उनमें से निकल जाता है, जिसे चावल को बहुत ज़्यादा रगड़कर वॉश नहीं करना चाहिए। उसके बाद विटामिन सी, देखिए स्कर्वी अभी मैंने पीछे समझाया था, जो मसूड़ों का फूलना होता है, खून निकल जाता है, पाइरिया टाइप जो होता है, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और आयरन की कमी से आपको पता है थकावट जो होती है, अनीमिया जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अरक्तता जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर होगा। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2023 में भी देखने को मिला, सेम वही सीक्वेंस था, आपसे पूछा गया था, तो वहाँ पर भी वही मिलान आप कर देते। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया जो है, अल्प रक्तता जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ए का मिलान 4 से होगा, जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है। B1, विटामिन B1 देखिए यहाँ पर लिख दिया, देखिए बी ना देखिए B1 लिख दिया, तो बेरी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो बी का मिलान 1st से होगा, और उसके बाद विटामिन सी स्कर्वी हो गया, और आयोडीन की कमी से तो ग्वाइटर अभी हमने पीछे देखा ही था। टी का मिलान 3rd, तो ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 जनवरी 2022 में कैसा क्वेश्चन बना? एक्स इज अ विटामिन विच इज़ अ फैट सॉल्युबल। अब ये कैसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है? तो आपको पता है विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें ये तो ए, डी, ई के तो हो गया, तो हमारे सारे विटामिन आ गए। बी और सी तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। हेल्प इन कीपिंग स्किन एंड आइज हेल्थी, अभी फिर से देखिए स्किन और आइज की बात होगी, हमारी त्वचा और आंखों को अच्छा रखता है, तो वो हमारा विटामिन ए होता है। ये रिप्रेजेंट फूड आइटम रिच इन दिस विटामिन। अब देखिए यहाँ पर सिट्रस फूड के साथ नहीं जाएंगे, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 2nd और 4th ऑप्शन में। सिट्रस फूड जो है वो विटामिन सी के लिए होते हैं। येलो फूड जो होते हैं, जैसे पपाया वगैरह जो होते हैं, वो भी येलोइश फूड में आ जाता है थोड़ा, तो उनमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, येलो फ्रूट्स और विटामिन ए जो है वो उसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन।
फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के होता है तो विटामिन ए ही है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। 2022 में क्वेश्चन बना था। उसके बाद 29 दिसंबर अलग वाली शिफ्ट में देखिए ये क्वेश्चन फिर से बन गया। 21 में भी बना, फिर से रिपीट हो गया। रिकेट्स पैरों से संबंधित, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं तो विटामिन डी, एक्स जो है क्या हो जाएगा हमारा विटामिन डी हो जाएगा। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी से संबंधित होगा तो वो हम सीधे से आंसर पे आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर होगा। B1 जो है वो बेरी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए B3 जिसका मैं जिक्र अभी पीछे भी एक बार और किया था, अब आपसे क्वेश्चन यहीं से उठा लेगा कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 कॉज व्हाट। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्लेग्रा। ये जो डायरिया वगैरह हो जाता है, इसमें भी कमजोरी वगैरह हो जाती है, उल्टियाँ वगैरह, वही है ये जो प्लेग्रा है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए क्योंकि प्लेग्रा के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। अभी नए तरीके से अगर बन के आएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीटेट वाले यहीं से पॉइंट ये उठा लेंगे कि जो प्लेग्रा है विटामिन B3 की कमी से जो है वो क्या होता है, वो प्लेग्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हम इसके साथ यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए ईजी है तो ऐसा नहीं पुराना क्वेश्चन है ज़्यादा। देखिए ऑनलाइन जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें शिफ्ट में बना ये क्वेश्चन। अच्छा, स्कूल चाइल्ड कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम। देखिए वीकनेस भी है, ब्लीडिंग गम्स हो रहा है। जब भी ब्लीडिंग गम्स की बात हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी है तो उसको सिट्रस रिलेटेड फूड वहाँ पर खाने चाहिए। तो वहाँ पर उसको किसका इंटेक करना चाहिए जो उसकी मदद करेगा, तो वहाँ पर उसको आंवला जो है वहाँ पर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है 10 जनवरी 2023 में बना। एक 14 साल का बच्चा है, वो किसकी कंप्लेन करता है, फटीग की। उसको लड़की है, उसको थकान और चक्कर की शिकायत हमेशा रहती है। अब जब उसको टेस्ट करा गया तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी कम आया, 10 आया, बहुत कम है। तो उसको क्या इंटेक करना चाहिए जिसका उसका जो हीमोग्लोबिन है वहाँ पर बढ़ जाए। तो आपको सीधी सी पता है, स्पिनच लेना चाहिए, पालक लेना चाहिए। पालक किसका रिसोर्स होता है, वो आयरन का रिसोर्स होता है। गुड़ जो होता है, जैगरी जो होता है, वो भी आयरन का रिसोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारा 2023 में बना। डैश इज़ अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो सीधी सी बात है, बोन्स और टीथ के लिए बिल्ड के लिए हमें किस मिनरल्स, देखिए जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, पर राइट अमाउंट में इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए कि हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है, नहीं, ठीक है। तो बोन्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा कौन सा विटामिन होता है, कैल्शियम होता है ना। दूध वगैरह पीने की सलाह भी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर इसी में कैल्शियम लिखा है। अब देखिए we aren't an increased risk of dash if we do not get enough of it। अगर इसके बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर हैं यदि यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ। अगर कैल्शियम आपने पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया तो आपको घुटनों से संबंधित जो है ना, तो यहाँ पर देखिए इससे साफ से पता चल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इसी में है। और इसके लिए हमें क्या कौन से फूड जो हैं वो लेने चाहिए, किन में ये रिच होता है। डैश आर द रिसोर्स ऑफ दिस मिनरल, वो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो डेयरी उत्पाद होते हैं वो इसके रिच सोर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मैं कहती नहीं हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती है, और शेयर करें चैनल को। सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, सिंपल मैच करना है कौन कौन से फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये जो डाइटरी फाइबर अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि किस किस चीज़ में मदद करते हैं, उनकी मैच जो है वो हमें यहाँ पर करना है। अब देखिए जो फैट होता है वो आपको भी मैंने बताया था, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एनर्जी का जो स्रोत है वो वहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट का मिलान डी से होगा जो हमें एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। अभी जो प्रोटीन होता है ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ना, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी जो बनाते हैं, आपने देखोगे प्रोटीन का जिक्र ही करते रहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, वो हमारा प्रोटीन होता है। विटामिन जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी, देखिए अगर विटामिन की, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो कहीं ना कहीं आपको फ्रूट्स इन सब कंजप्शन ज़्यादा करना होगा, उनमें विटामिन अच्छे अमाउंट में होते हैं। तो इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स होते हैं आपके जो मदद करते हैं। उसमें क्या, कौन हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं, वो विटामिन होते हैं, वो उसमें मदद करते हैं। और जो डाइटरी फाइबर होते हैं आपको पता है, जो रुक्षांश होते हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट जो वेस्ट होता है उसको निकालने में मदद करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन, वो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। सीरियल्स जो होते हैं, ठीक है, वो जैसे सीरियल्स में क्या जाते हैं,
ये जो आपके अनाज होते हैं, जो अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पल्सेस होती हैं वो हमारी प्रोटीन की रिच सोर्स होती है और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं ये क्या होते हैं, इनमें मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जो फैट होता है वो हमारे लिए ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है वो बहुत मदद करता है। तो कभी कभी सीरियल्स और पल्सेस में कंफ्यूज मत हो जाना। सीरियल्स जो होते हैं वो अनाज होते हैं, जैसे वीट वगैरह हो गया, गेहूँ वगैरह हो गया, तो वो कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी के स्रोत हैं। पल्सेस वगैरह की दालों की बात करें तो वो प्रोटीन है, वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनमें मिनरल्स और विटामिन हाई अमाउंट में देखने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि वेजिटेबल और फ्रूट में क्या होता है हाई अमाउंट में, तो वो मिनरल्स और विटामिन जो है वो उनमें देखने को ज़्यादातर मिलता है। और फैट जो होता है वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है वहाँ पर मदद करता है। और ये जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं इनमें सब मिलते हैं, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और ये सब मिलके हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है वहाँ पर मदद करते हैं। यही पॉइंट यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।